Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the third lecture of Electromagnetic Induction. बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है एडी करंट्स और आखिरी होगा डीसी मोटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स से। Let us place a copper ring of radius small r in a uniform external magnetic field, है ना। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर ये जो आपको पीला वाला जो सेक्शन दिख रहा है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस से रिप्रेजेंट की गई है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द स्क्रीन। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक कॉपर रिंग को प्लेस करा है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो इस सिलिंड्रिकल रीजन का रेडियस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन वाली डायरेक्शन में प्लेस्ड है। तो देखिए बच्चों वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द फील्ड नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग, है ना, बिल्कुल हम लोग यूनिफॉर्म मान रहे हैं, फिल्स अ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सपोज अब हम लोग एक काम करते हैं, सपोज वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड। हम लोगों ने क्या किया, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाना चालू कर दिया और वो भी स्टेडी रेट से, ठीक है। तो अब क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग विल देन चेंज एट अ स्टेडी रेट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं स्टेडी रेट से। तो ऑब्वियस है कि ये जो रिंग है, जो एरिया ये कवर कर रही है, वो एरिया तो कांस्टेंट है। तो जिस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसी रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है, वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। और इस पर्टिकुलर केस में फाई बराबर आ जाएगा बी इंटू ए, क्योंकि यहां पर जो है मैं ये मान रहा हूं कि जो एरिया वेक्टर है ना, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन लेट अस अज्यूम कि इनटू द प्लेन है, ठीक है ना। तो यहां से फाई मैं क्या बोल दूंगा, बी इंटू ए। तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी है ना, डी फाई बाई डी टी है, वो क्या हो जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय डी बी बाई डी टी। तो अगर डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी भी क्या होगा, वो भी कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डी बी बाई डी टी जो है ना, वो कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो स्टेडी रेट से चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि फाई भी स्टेडी रेट से चेंज होगा। तो वही यहां लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग विल देन चेंज एट अ स्टेडी रेट। और हम लोग फैराडेज लॉ के हिसाब से जानते हैं कि क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हम लोग ने कॉपर की रिंग रखी थी जो कि कंडक्टिंग है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। और वो क्या करना चाहेगा, वो फ्लक्स को कम करना चाहेगा इनटू, है ना, इनवर्ड फ्लक्स को वो क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट को बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से फील्ड एक डेवलप होगी बाहर की तरफ, जिसकी वजह से आउटवर्ड फ्लक्स जो है ना, वो बढ़ेगा। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर चूंकि इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथन होने से, तो उसको काउंटर करने के लिए इस रिंग ने क्या किया, एक ऐसा करंट डेवलप किया जिसके वजह से जो फील्ड डेवलप हो रही है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, और आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा इनवर्ड फ्लक्स के इंक्रीमेंट को, है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग विल देन चेंज एट अ स्टेडी रेट एंड बाय फैराडेज लॉ an induced EMF and thus an induced current will appear in the ring। और लेंजेज लॉ जो हमें जानकारी देता है डायरेक्शन की, है ना, तो फ्रॉम लेंजेज लॉ वी कैन डिड्यूस दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये करंट क्यों डेवलप हुआ। करंट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, है ना। हम लोग जानते हैं कि यहां पर हम लोग ये जो हमारे पास रिंग है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स शुरुआत में तो रुके हुए थे, है ना, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अब चलना अगर चालू कर दे रहे हैं, ड्रिफ्ट होना चालू कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये काम कौन करवा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये काम नहीं करवा सकता है। क्यों, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 0 मानते हैं,
जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर, है ना, नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं हिल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना चालू कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए बच्चों यहां पर लिखा है कि इफ देयर इज अ करंट इन द कॉपर रिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, along the ring because an electric field is needed to do the work of moving the conduction electrons. Clear है बात? Moreover, the electric field must have been produced by changing magnetic flux. है ना, हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, उसकी वजह से ये फील्ड डेवलप हुई है ना। This induced electric field is just as real as an electric field produced by static charges. Either field will exert a force on a particle of charge Q naught. क्लियर है? तो जिस तरीके से हम लोग ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था, है ना, वो क्या करती है? किसी चार्ज Q नॉट के पार्टिकल पर फोर्स कितना लगाती है? Q नॉट इंटू ई। उसी तरीके से ये जो इंड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी फोर्स कितना लगाएगी? Q नॉट चार्ज के पार्टिकल पर Q नॉट इंटू ई। By this line of reasoning, we are led to a useful and informative restatement of Faraday's law of induction. है ना, तो हमारे को Faraday's law of induction को कहने का एक और नया तरीका मिल गया। वो क्या है? A changing magnetic field produces an electric field. है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में चेंज हो रही है तो क्या प्रकट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो रिंग है उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, है ना। अगर वो रिंग जो है कॉपर के बजाय अगर लकड़ी की भी होती तो भी क्या होता? तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती ही। हाँ, फर्क कहां पर आ जाता कि अगर लकड़ी की वो रिंग होती तो वहां पर करंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता, है ना। तो वही देखिए यहां पर लिखा है, The striking feature of this statement is that the electric field is induced even if there is no copper ring, है ना। अगर वहां पर रिंग भी नहीं होती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। Thus the electric field would appear even if the changing magnetic field were in a vacuum, ठीक है। उसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है ना। वो तो वैक्यूम में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती थी, ठीक है। तो बच्चों इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर द फिगर शोन। ये जो फिगर है ये देखिए जरा, यहां पर रिंग जो कॉपर की थी ना, उसको हटा करके सिर्फ मैंने एक इमेजिनरी यहां पर सर्कल दिखाया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। टू फिक्स दीज आइडियाज कंसिडर द फिगर शोन विच इज जस्ट लाइक द अबव फिगर एक्सेप्ट द कॉपर रिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, है ना। बस एक सर्कुलर रास्ता है इमेजिनरी। वी अज्यूम एज प्रीवियसली दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, है ना। अभी भी हम लोग क्या मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वक्त के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। मतलब dB by dt क्या है? इट इज अ कांस्टेंट। तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट वेरियस पॉइंट्स अराउंड द सर्कुलर पाथ मस्ट फ्रॉम द सिमेट्री, है ना। सिमेट्री को एनालाइज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ना, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि जब कॉपर की रिंग थी तो इलेक्ट्रॉन्स पे धक्का लगा और वो घूमने लगे, यही तो हम लोगों ने देखा था ना। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में अगर चर्चा करें तो चूंकि हम लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो क्या लिया है? वो सिलेंड्रिकल लिया है ना। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कैसा लिया है? सिलेंड्रिकल लिया है, और फ्रिंजिंग वगैरह के इफेक्ट को भी हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। तो इस वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ सिमेट्री इन दिस डायग्राम, है ना। तो अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो सारे के सारे स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस इसके लिए बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो अगर स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस राइट की तरफ जाए तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं ई कह रहा हूं तो आर रेडियल डिस्टेंस ऊपर जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही कहूंगा। सिमिलरली इन चारों पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स यहां दिखाए गए हैं, इन चारों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। और सिर्फ 4 पॉइंट्स ही क्यों? इस इमेजिनरी रिंग पर
जो भी पॉइंट्स है उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिमेट्री की वजह से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वही यहां पर लिखा है बच्चों कि ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट वेरियस पॉइंट्स अराउंड द सर्कुलर पाथ मस्ट फ्रॉम द सिमेट्री बी टैंजेंट टू द सर्कल, है ना। एक तो उनको टैंजेंशियल होना पड़ेगा क्योंकि यही उनके लिए एक यूनिक डायरेक्शन है, सच दैट कि वो क्या करवा सके, अगर कॉपर रिंग हो तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा सके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि करंट यहाँ कैसा प्रोड्यूस हो रहा था, करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके की टैंजेंशियल होनी चाहिए, है ना। हेंस द सर्कुलर पाथ इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये सारे के सारे टैंजेंट्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर तो हम लोगों ने रैंडमली चुन लिया था। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हर रेडियल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को होना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो कुछ खास नहीं था कि हमने ये जो स्मॉल आर है ये पता नहीं बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन करके सोचा है, हमने तो रैंडमली सोच लिया था। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग और आगे एनालिसिस करेंगे, पर हाँ ये जरूर है कि जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने देखी, है ना, जिसपे एरो हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, तो वैसे ही अलग अलग रेडियल डिस्टेंसेस पर भी हमारे को क्या मिलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, जो कि कैसी होंगी, जो कि सर्कुलर होंगी। और सिर्फ इस बार सर्कुलर आ रही है बच्चों, हमेशा नहीं आएंगी। क्यों आ रही है इस बार सर्कुलर, क्योंकि जो रीजन लिया है मैग्नेटिक फील्ड का वो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल लिया है, तो उसके रेस्पेक्ट में रेडियली सिमेट्रिक पॉइंट्स हमारे को दिख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हर रेडियल डिस्टेंस पर रहेंगी, और उसका एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो बच्चों इन नई बातों को सीख करके अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू रीफॉर्मुलेट द फैराडेज लॉ। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q नॉट मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना, स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर। देखिए यहां पर हम लोगों ने ये जो सर्कुलर पाथ देखा था इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं Q नॉट और उसको इस सर्कुलर रास्ते में घुमा रहे हैं। द वर्क W डन ऑन इट इन वन रिवॉल्यूशन, अगर हम लोग उसको रोटेट कराएंगे एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे, तो क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, उसके ऊपर वर्क डन करेगी, और वर्क डन कितना करेगी, हम लोग जानते हैं कि वो वर्क डन हो जाएगा Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय EMF। हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वर्क डन बराबर EMF इंटू Q नॉट होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करिए EMF की क्या होती है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसीलिए बच्चों अगर चार्ज Q नॉट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, EMF इंटू Q नॉट, यूनिटरी मेथड से। तो वही यहां लिखा है, वेयर E is the induced EMF, that is the work done per unit charge in moving the test charge around the path. From another point of view, the work is, work को और हम लोग बेसिक डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। तो फोर्स तो लग रहा है हर समय उस पर Q नॉट इंटू ई मैग्नीट्यूड वाइज, और हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, सॉरी टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 2πr आ रहा है ना। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि घूम करके वापस से वहीं पर आ गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 2πr। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन जो है इस बार 0 नहीं आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, Q नॉट इंटू ई इंटू 2π स्मॉल r। तो देखिए बच्चों यही बात यहां लिखी है, वेयर Q नॉट इंटू ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, है ना। अच्छा ये जो कैपिटल E है ना, ये अलग है बच्चों EMF से, EMF अलग चीज है, आपको याद होगा। और कैपिटल E क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। और यहां पर क्या है, 2πr इज द डिस्टेंस ओवर विच दैट फोर्स एक्ट्स। सेटिंग दीज टू एक्सप्रेशंस फॉर W इक्वल टू ईच अदर एंड कैंसलिंग Q नॉट, वी फाइंड दैट EMF बराबर कितना आ गया, 2πr इंटू ई, है ना। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं EMF इंटू Q नॉट, और वर्क डन की वैल्यू एक और क्या आ गई, Q नॉट इंटू कैपिटल E इंटू 2πr। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, EMF इज इक्वल टू 2πr इंटू कैपिटल E। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने चूंकि ये जो इंटीग्रेशन है इसको परफॉर्म किया था ओवर अ क्लोज्ड पाथ,
तो इसीलिए यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन में ये सर्कल का साइन बना सकते हैं ना। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, और हम लोग देख सकते हैं कि एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो वही लिखा है, द लूप ऑन ईच इंटीग्रल साइन इंडिकेट्स दैट द इंटीग्रल इज टू बी टेकन अराउंड द क्लोज्ड पाथ। क्लियर है ये बात। तो अब अगर हम लोग ई क्यू नॉट है ना, इफ वी सब्सटीट्यूट ई क्यू नॉट फॉर डब्ल्यू, वी फाइंड दैट ई एम एफ बराबर क्या आ जा रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और बच्चों ये बात बड़े आराम से हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं ना। वर्क डन यहां से आया था ई एम एफ इंटू क्यू नॉट, और वर्क डन था इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई एम एफ क्या आ गया हमारे पास, ई एम एफ हमारे पास देखिए आ गया क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर। लेकिन बच्चों फैराडेज लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो तो माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी होता है, जहां पर फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके क्या कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो यही है रिफॉर्म्ड फैराडेज लॉ। तो बच्चों अब हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या बता रही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी या फिर इंड्यूस होगी। द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट, है ना। लेफ्ट साइड में हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी मिल रही है, और राइट साइड में हमारे को क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर रही है। तो चलिए बच्चों इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग और अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसे हम लोग इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, इंड्यूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज होने से ये प्रकट हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट बाय स्टैटिक चार्जेस बट बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इस बार जो स्टैटिक चार्जेस है उनकी वजह से, है ना, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, जो जिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये उनसे थोड़ी अलग है ना। Although electric fields produced in either way exert forces on charged particles, there is an important difference between them. दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, दोनों के बीच में यही सिमिलैरिटी है कि अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो वो उसी तरीके से फोर्स लगाएगी जैसे Q इंटू ई के बराबर। लेकिन कुछ फर्क भी है, तो आइए उन फर्क को पहचानते हैं। The simplest evidence of this difference is that the electric field lines of induced electric fields form closed loops, है ना। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। तो वो किन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी, वो थी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज वाई उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है या इंड्यूस हुई है, उसका कॉज बच्चों कुछ और है। उसका कॉज हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है, उनका कॉज है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये बात। तो यहां पर वही लिखा है इलेक्ट्रिक, है ना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मीनिंग ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस। इट हैज नो मीनिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन। तो आइए इस चीज को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, वो हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। लेकिन वो तभी तक वैलिड है जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो प्रोड्यूस हो रही है किनकी वजह से, जब वो प्रोड्यूस हो रही है स्टैटिक चार्जेस की वजह से। यहां पर जो इंडक्शन की बदौलत जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस हुई है उनसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एसोसिएट नहीं करेंगे। आइए इसको समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। You can understand this statement qualitatively by considering what happens to a charged particle that makes a single journey around the circular path, है ना। एक पर्टिकुलर चार्ज को घुमा करके लाते हैं सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग उसी जगह पर, और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। It starts at a certain point and on its return to that same point has experienced an EMF E of let us say 5 volt। तो हम लोगों ने क्या assume करा कि वो उस सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट से शुरू करा चलना और घूम करके वापस से उसी जगह पर आ गया, और लेट अस अज्यूम कि ईएमएफ की वैल्यू इस बार 5 वोल्ट है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वही यहां पर लिखा है कि वर्क ऑफ 5 जूल पर कूलम हैज बीन डन
ऑन द पार्टिकल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसने पूरा का पूरा वो रास्ता कवर करा है जिसमें ईएमएफ कितना था, 5 वोल्ट था. एंड दस द पार्टिकल शुड देन बी एट अ पॉइंट दैट इज 5 वोल्ट ग्रेटर इन पोटेंशियल. और ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना, कि आपको याद होगा कि जैसे बैटरी होती थी, है ना, बैटरी होती थी और इसका ईएमएफ लेटर से कि 5 वोल्ट होता था. तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है ए पॉइंट पर और पार्टिकल अब कहाँ पर पहुंच गया, अब पार्टिकल बी पर पहुंच गया, तो ऑब्वियस है कि उसका पोटेंशियल जो है ना, उस जिस जगह पर अब वो पहुंचा उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट से बढ़ जाना चाहिए. लेकिन हम लोग इस बार देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पार्टिकल घूम करके वापस से उसी जगह पर पहुंच गया, है ना. तो वही यहां लिखा है, हाउएवर दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज द पार्टिकल इज बैक एट द सेम पॉइंट which cannot have two different values of potential. Thus, potential has no meaning for electric fields that are set up by changing magnetic fields. तो यहां पर वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्क डन करेगी उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड को. लेकिन इस बार हम लोग बस क्या नहीं कर पाएंगे, पोटेंशियल को यहां पर एसोसिएट नहीं कर पाएंगे. यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो चलिए बच्चों इसे और अच्छे से एनालाइज करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे कि यहाँ पर है ना, वही पुराना डायग्राम है हमारा, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सारी की सारी शो कर रखी गई है. और आप ये भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में ही जरूरी नहीं है कि रहेंगी, उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंड्यूस होती है ना. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो येलो वाला पोर्शन उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंड्यूस हो रही है. क्योंकि अगर मैं यहां पर एक लूप बनाने की कोशिश करूं, है ना, तो मैं देख सकता हूं कि इसके अंदर फ्लक्स तो फिर भी चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंड्यूस होना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 सिमिलर क्लोज्ड पाथ्स दैट एनक्लोज आइडेंटिकल एरियाज वो यहां पर दिखाए गए हैं ना, 1 2 3 एंड 4. सबका एरिया बराबर है और सारे आइडेंटिकल है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि 1 और 2 इन दोनों का एरिया भी सेम है और ये दोनों इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के वेल इनसाइड है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वल ईएमएफ इंड्यूस होगा अराउंड पाथ्स 1 एंड 2 बिकॉज दे लाई इंटायरली विद इन द रीजन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा इस बार, ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. और चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं एरिया जो है 1 और 2 का बिल्कुल सेम है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो भी कैसी है, वो भी हर जगह जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और हर जगह इक्वल रेट से इंक्रीज कर रही है ना. तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि डी फाई बाई डी टी सेम है इसीलिए दोनों 1 और 2 दोनों ही रास्तों के अलॉन्ग हम लोग कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बराबर होगा. अ स्मॉलर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अराउंड पाथ 3. तो पाथ 3 को देखें तो ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर फ्लक्स जो है वो कम होगा. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी जो है वो क्या आएगा, कम आएगा. ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो चौथा लूप है वो एंटायरली आउटसाइड है ना, वो पूरी तरीके से बाहर है. तो इसीलिए हम लोग इस लूप के लिए कह सकते हैं कि ये जो लूप है इससे कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है ना. तो अगर कोई फ्लक्स एसोसिएटेड है ही नहीं तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि नेट ईएमएफ जो है वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा. क्योंकि तो चलिए बच्चों इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पहला सवाल देखते हैं. सवाल है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर सेंटर्ड एट O. द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड इट्स स्ट्रेंथ वेरीज विथ टाइम एज B इक्वल टू B नॉट T. Find the induced electric field at a distance small r from the center for small r less than capital R और सेकेंड पार्ट में small r greater than capital R. तो देखिए बच्चों रीजन जो है वो कैसा था, वो इस बार भी कैसा रहा था, सिलेंड्रिकल था, है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इनटू द स्क्रीन है और वो इस बार वक्त के साथ क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ना. B बराबर B नॉट T है. तो अब हमें कहां पर निकालना है, हमें स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा होगा तब के लिए निकालना है और रेडियल डिस्टेंस जो कैपिटल R से बड़ी है उसके लिए भी निकालना है. ठीक है, तो मैं यही पुराने डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूं अभी. तो जैसा कि बच्चों सवाल में पूछा गया है, सबसे पहले
जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तब की बात करते हैं ना। यहां पर मैंने स्मॉल आर यहां पर ले लिया और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर या फिर सिलिंड्रिकल रीजन है ना। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, है ना, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस बार माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात? तो यही तो हम लोगों ने देखा था अभी अभी। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ई का मैग्नीट्यूड इस पूरे के पूरे सर्कुलर लूप में क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, है ना। तो अगर सेम आएगा तो हम लोग यहाँ पर ई को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर। वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ, अब डी ऑफ फ्लक्स लिखना है ना, डी ऑफ फ्लक्स बाई डी टी लिखना है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी नॉट टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, वो आ रही है माइनस बी नॉट आर अपॉन 2, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना आ गया, बी नॉट टाइम्स स्मॉल आर अपॉन 2 आ गया। और हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर चूंकि इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, जैसा डायग्राम में ऑलरेडी शो किया गया है। ठीक है, अब चलिए बच्चों सेकंड केस को सॉल्व करते हैं ना, जब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस बार हमारा जो स्मॉल आर है वो ये रहा। तो इस बार भी हम लोग काम तो वही करेंगे, है ना, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वो तो फिर से वही आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर, है ना, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर, है ना, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई रहेगा और डायरेक्शन हर जगह कैसी रहेगी, बिल्कुल टेंजेंशियल रहेगी। उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी के। अब देखिए यहाँ पर कि इस बार जो है एरिया हम लोग क्या लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है वो तो फिक्स्ड है, वो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर डी बाय डी टी में लिख देता हूं और फ्लक्स के बदले क्या लिख रहा हूं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो कि कितनी है, बी नॉट इंटू टी है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, है ना। तो चलिए नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। तो यहां से अपने पास देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जा रहा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई इंटू स्मॉल आर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास देखिए कैपिटल ई, है ना, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा। कैपिटल ई बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जा रहा है, बी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, है ना। तो यही हमारा सेकेंड पार्ट का जवाब हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से एक और बड़ा ही आसान सा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a time varying magnetic field capital B equal to A plus BT exists in a cylindrical region of radius capital R. A rectangular conducting loop of dimension R by 2R is kept as shown. Find the value of induced EMF in AE, ED and DB. तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, यहाँ पर बेसिकली इस रेक्टेंगुलर रीजन में कंडक्टिंग लूप रखी हुई है ना, ये कंडक्टिंग लूप है और उसका डायमेंशन क्या है, R बाय 2R, है ना। तो BD 2R है और AB R है। अब हमारे को क्या बताना है, इंड्यूस्ड EMF पूरे के पूरे रेक्टेंगल में नहीं, इस रेक्टेंगल के अलग अलग पोर्शंस में। ठीक है, तो सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया। ओवरऑल EMF पूछा गया होता, है ना, तो हम लोग क्या बोल दिए होते, ओवरऑल जो EMF है वो हो जाता बेसिकली, इसका मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, वो हो जाता कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पाते कि एरिया जो है वो तो सिर्फ इतना ही एनक्लोज्ड है यहाँ पर।
तो एरिया हम लोग कितना बोल देते हैं, ये एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और dB बाई dt करना होता है ना, तो यहाँ लिख देते हैं dB बाई dt। बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पर डी फाई बाई डी टी के लिए फाई बराबर क्या हो गया, b इंटू ए हो गया। अब एरिया तो फिक्स है तो वो बाहर ले लिया मैंने, और उसको dB बाई डी टी से अब मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है। तो ये हो कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और dB बाई डी टी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो सिंपली स्मॉल b आ जाएगा। तो EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी। अब देखना है कि ये अलग अलग रॉड्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं EA को, ये जो EA लाइन है ना, तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी फील्ड लाइंस डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिलिंड्रिकल रीजन है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हमारे को समझ में आ रहा है कि जो फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, वो बिल्कुल सर्कुलर होंगी, है ना। तो बिल्कुल सर्कुलर फील्ड लाइंस यहाँ पर डेवलप हो रही है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इसका मतलब इनवर्ड फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। अब इनवर्ड फ्लक्स को कम करने के लिए ये जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो किस तरीके की आएंगी, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस वाली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो अब इस EA लाइन पर आप देखिए, तो यहां पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो है इस EA लाइन को बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है ना, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों जब हम लोग E से A जा रहे हैं या A से E जा रहे हैं, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, है ना, वो क्या आएगा, 0 आएगा E से A के लॉन्ग, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना। तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL जो है वो 0 आएगा A से E तक जब हम लोग जाएंगे। तो इसीलिए E और A के बीच में इंड्यूस्ड EMF वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन की बात करूं ना, AB, BD और DE के बारे में, तो आप जरा ऐसे देखिएगा यहाँ पर कि ये जो सारे के सारे लाइंस हैं, है ना, ये सारे के सारे जो यहाँ पर वायर्स हैं, ED हो गया, CD हो गया, CB हो गया और BA हो गया, ये बेसिकली इस फील्ड के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ ED को देखिए, तो इस फील्ड के लिए ED को आपने देख लिया। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से इस फील्ड के लिए प्लेस्ड है CD। उसी तरीके से फील्ड के लिए सिर्फ आप CB को देखिए, तो जैसा ओरिएंटेशन ED का है या DC का है वैसा ही CB का भी है, और सिमिलर तरीके से AB भी प्लेस्ड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड। तो इस फील्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ED, DC, CB और BA चारों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इसीलिए चारों के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो ED के अक्रॉस EMF इंड्यूस्ड को X कह रहा हूं, DC के अक्रॉस भी X, CB के अक्रॉस भी X और AB के अक्रॉस भी X। अब हमें यह पता है कि ओवरऑल EMF इंड्यूस्ड इस लूप में कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर B बाई 2। EA में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं हुआ, और बाकी चारों छोटे छोटे ये जो वायर्स हैं उनमें बराबर बराबर इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 4x विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर B बाई 2। तो यहां से हमारे को क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई पाई आर स्क्वायर B अपॉन 8। तो जैसे सबसे पहले हम लोग AE की बात करते हैं, है ना, AE की बात करें तो उसमें तो 0 आ गया। फिर अगर ED की बात करें तो ED में तो x आ गया, और DB की बात करें तो इसमें x प्लस x 2x आ गया। तो बच्चों यहां पर अगर मुझे बैटरीज दिखानी हो, है ना, जैसे ED के बीच में, DC के बीच में, CB के बीच में और BA के बीच में, तो आप जरा सोचिए कि किस तरीके की बैटरी हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो उसे काउंटर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, वो सर्कुलर है, और साथ ही साथ वो काउंटर क्लॉकवाइज है ना। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो करंट डेवलप होना है उसका सेंस कैसा होगा, यहाँ पर उसका सेंस भी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो इसीलिए करंट इसमें इस तरीके की फ्लो हो रही है, ठीक है। और सारे के सारे जो यहाँ पर वायर्स है ना, ED हो गया, DC हो गया, CB हो गया और BA हो गया, उन सब में जो बैटरीज है वही यही कोशिश करेंगी कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पर ED में ड्रॉ करना चाहूं
उस बैटरी को तो मैं कैसे दिखाऊंगा, कुछ ऐसे दिखाऊंगा। उसी तरीके से अगर बाकियों में भी दिखाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सारी बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, उसको देखते हैं। अ लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज पेस्टेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिम ऑफ अ व्हील of mass capital M and radius capital R. The wheel has light non-conduction spokes and is free to rotate about a vertical axis as shown. A uniform magnetic field extends over a circular region centered at the center of the wheel given by, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जब R लेस देन स्मॉल a है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड है माइनस बी नॉट के कैप, और जब रेडियल डिस्टेंस ग्रेटर देन स्मॉल a है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। What is the angular velocity acquired by the wheel as the field is suddenly switched off? तो चलिए बच्चों, सवाल को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन चार्ज है ना, लैम्डा पर यूनिट लेंथ वाला, उसको चिपका दिया गया है इस रिम ऑफ द व्हील पे, है ना। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पर शो भी हो रखे हैं, और व्हील का मास m दिया हुआ है और रेडियस कैपिटल R दी हुई है। अब इसको जो है नॉन कंडक्टिंग स्पोक से कनेक्ट करके रख दिया गया ताकि ये नीचे गिर ना जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जब यहाँ पर, है ना, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो सडनली क्या होगा, इस व्हील में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, सच दैट कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, है ना। तो फील्ड की डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कुछ ऐसी आएगी। मतलब अगर ऊपर से देखें, है ना, अगर ऊपर से देखें तो मुझे करंट का सेंस कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, क्योंकि पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, अब वो अचानक से गायब हो गई। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, है ना। मैं इस व्हील पर ये लगा रहा हूं, तो व्हील जो है वो रेडियली सिमेट्रिक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि E तो मैग्नीट्यूड वाइज व्हील पर हर जगह सेम आएगा, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, अब ये बराबर आना चाहिए माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया तो यहाँ फिक्स है, वो है पाई ए स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं डी बी अपॉन डी टी विथ अ नेगेटिव साइन। तो देखिए बच्चों, यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ E इंटू 2 पाई कैपिटल R डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया माइनस ऑफ E इंटू R अपॉन ए स्क्वायर, है ना, और यहां पर एक 2 भी आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि सडनली यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है ना। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस व्हील के साथ क्या होने वाला है। बेसिकली जो व्हील है वो सडनली क्या फील करेगी, एक एंगुलर इम्पल्स फील करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से, है ना, क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों ने देखा था कि फील्ड लाइंस आएंगी। तो अगर ऊपर से मैं देख रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है बहुत छोटे से देर के लिए लग रहा है, पर कोई बात नहीं, वो जो टॉर्क है वो इसको क्या करना चाह रहा है, इस तरीके से घुमाना चाह रहा है ना। ऊपर से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज सेंस में ये इसे घुमाना चाह रहा है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि टाउ डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डीएल। अब यहां पर मैं टॉर्क क्या लिख सकता हूं, टॉर्क में लिख सकता हूं किसी भी टाइम पर, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इंटू E इंटू R, है ना। यहां पर Q क्या है, Q है टोटल चार्ज ऑन दिस व्हील, और E क्या है, उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और R रेडियस है। तो Q इंटू E बेसिकली फोर्स हो गया, और R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टॉर्क जो है वो Q इंटू E इंटू R हो गया, इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा, DL। अब Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Q हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि जो चार्ज है वो पेस्टेड है कैपिटल R के रेडियस पे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं
लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी इंटू एल आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए बच्चों, ये वाला रिलेशन अपने काम आ जाएगा। यहां पर हमने क्या निकाला था कि dB बाई डी टी बराबर -2ER अपॉन ए स्क्वायर है ना। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, dl की वैल्यू कुछ ये ऐसी आ रही है, तो 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि dl बराबर क्या आ गया, माइनस लैम्डा पाई आर इंटू ए स्क्वायर इंटू डी। तो अब अगर इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरुआत में जब एंगुलर मोमेंटम 0 था तब b की वैल्यू कितनी थी, उस समय जो b की वैल्यू थी वो थी b0, और जब b की वैल्यू 0 हो गई तब के केस में हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि l बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा पाई आर ए स्क्वायर इंटू b0 आ जाएगा, है ना। इसके अलावा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो है एक व्हील के लिए, है ना, जो रिंग जैसी दिख रही है वो कितना होता है, आई इंटू ओमेगा, और आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा लिख देते हैं। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा पाई ए स्क्वायर b0 डिवाइडेड बाय m इंटू आर। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू जो ये अटेन करेगा वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है एडी करंट्स। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा कि इस तरीके से अगर एक हम लोग लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दिस लूप वो कम हो रहा है। तो क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो करने से क्या होगा, हीट का डिसिपेशन होगा, है ना। हीट के फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन होना ही है। तो अब मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस लूप को रिप्लेस कर दे रहे हैं इस प्लेट से, है ना। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है, सपोज वी रिप्लेस द कंडक्टिंग लूप विथ अ सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट। इफ वी देन मूव द प्लेट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वी डिड विद द लूप, the relative motion of the field and the conductor again induces a current, है ना। इस बार भी तो फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इस बार खींच रहे हैं बाहर तो फ्लक्स फिर से कम हो रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन पिछले केस में क्या था, एक पर्टिकुलर रास्ता था जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस बार एज सच कोई वेल डिफाइंड रास्ता नहीं दिखने वाला है ना। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि thus we again encounter an opposing force and must do work because of the induced current। क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को ये अच्छा तो नहीं लग रहा है ना कि आप इसको ले जा रहे हैं बाहर, क्योंकि ये जैसे जैसे बाहर जा रहा है फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो इस मोशन को अपोज करता है ना। पिछले एग्जाम्पल में आपको याद रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि thus we again encounter an opposing force and we must do work because of the induced current. With the plate, however, the conduction electrons making up the induced current do not follow one path। कोई एक रास्ता नहीं फॉलो करता है ना, as they do with the loop। Instead, the electrons swirl about within the plate as if they were caught in an eddy। eddy का मतलब बेसिकली होता है whirlpool, है ना। एक whirlpool of water की तरह यहाँ पर एक eddy current डेवलप होने लगता है। Such a current is called an eddy current and can be represented as it is in figure as if it followed a single path, है ना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो एडी करंट है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे क्या छोटे 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 यहाँ पर बनते हैं लूप्स, है ना। और उन हर लूप में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, और उसके वजह से क्या होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन होगा। मतलब जो आप इसको खींचने में एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तब तो इसका ये मतलब हो गया कि जो भी आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी वो सारी की सारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बच्चों वही यहां लिखा है कि एज विद द कंडक्टिंग लूप द करंट इंड्यूस्ड इन द प्लेट रिजल्ट्स इन मैकेनिकल एनर्जी बीइंग डिसिपेटेड एज थर्मल एनर्जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट का, जो कि फ्री टू रोटेट है अबाउट अ पाइवट, है ना। और इसको हम लोग क्या कर दिए, अलाउ कर दिए टू स्विंग, है ना, टू स्विंग डाउन थ्रू अ
मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ पेंडुलम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, तो पेंडुलम की तरह इस तरीके से ही घूमना चाहेगा. ईच टाइम द प्लेट एंटर्स एंड लीव्स द फील्ड अ पोर्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इट्स थर्मल एनर्जी, है ना. तो इसके पास बेसिकली कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, जो कि धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना. यहाँ पर बेसिकली जो फिनोमिना हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना. यहाँ पर बेसिकली जो फिनोमिना हो रहा है वो क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे गायब होती जाएगी. क्यों, जो अभी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब ये एंटर कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, जब ये एग्जिट कर रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है. तो लगातार इसका फ्लक्स जो है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. तो जब जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर एडी करंट्स बिल्डअप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो वही लिखा है कि आफ्टर सेवरल स्विंग्स क्या होगा, नो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स एंड द वार्म्ड अप प्लेट जस्ट हैंग्स फ्रॉम द परवट. तो इसका मतलब कि एनर्जी जो है सारी की सारी एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसिपेट हो जाएगी और उसके बाद ये चुपचाप रुक जाएगा. ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है डीसी मोटर. तो बेसिकली डीसी मोटर का क्या काम होता है, वो एनर्जी यूज करता है ना, एनर्जी का यूज करता है टू रोटेट थिंग्स, जैसे कि पंखे हो गए घर के, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जहां पर भी घुमाने का पर्पस है वहां पर हम लोगों को मोटर की जरूरत पड़ती ही है ना. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये, तो यहाँ पर बैटरी शो की गई है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास, है ना. और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके एंड्स जो है यहाँ पर इसको कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स, है ना. तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, जो कि मेटालिक होते हैं. अब ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये घूमते हैं इस रेक्टेंगुलर लूप के साथ और इनका काम होता है ब्रश, है ना. यहाँ पर बेसिकली ये कार्बन ब्रशेस कहलाते हैं, इनको टच करना इनका काम होता है. और टच करने पर क्या होता है कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, एक सर्किट कंप्लीट होती है. ठीक है, तो आराम से फ्रीली ये जो हमारा सेगमेंट, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वो घूमता रहता है और उसके एंड्स जो है वो चिपके हुए हैं किसके साथ, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ. और ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो है यहाँ पर जो ब्रशेज है उनको हमेशा टच करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं इन ऑर्डर टू रोटेट दिस रेक्टेंगुलर वायर, है ना. इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम को हमें रोटेट कराना है और उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी का सोर्स, फॉर एग्जाम्पल बैटरी हो गई. तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक सा है. कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप जो है ना, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड होगी तो उस पर क्या लग सकता है, टॉर्क लग सकता है. आपको याद होगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस b वेक्टर. तो टॉर्क के लगने से क्या होता है, ये लगातार घूमने की कोशिश करती है और साथ ही साथ हम लोग ये एक और चीज देखेंगे यहाँ पर कि लगातार जब ये घूमेगी तो उस घूमने के दौरान क्या होगा, जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप है वो क्या होता जाएगा, लगातार चेंज करता जाएगा, जिसकी वजह से एक ईएमएफ भी इंड्यूस होता है ना. एक तो ईएमएफ ऑलरेडी यहाँ पर है कैपिटल ई, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, है ना, वक्त के साथ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होता है जो इस मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. तो ये जो रिंग, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है वो तो यही चाहेगा ना कि वो स्थिर रहे, वो एक ऐसी ओरिएंटेशन में रहे सच दैट की फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो. तो वो क्या करना चाहता है, वो इस फिनोमेना को बंद करवाना चाहता है. इसीलिए यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और उसे कहते हैं बैक ईएमएफ, है ना. वो बेसिकली इस मोशन को क्या करना चाहता है, रेसिस्ट करना चाहता है. वो कैपिटल ई के इफेक्ट को क्या करना चाहता है, काउंटर करना चाहता है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके वर्किंग को समझते हैं, है ना. जैसे कि करंट आप देख पा रहे हैं शुरुआत में किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में
फ्लो कर रही है ना, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है यहाँ पर। तो जो हमारे पास जैसे ये वाला आर्म है ना, इस आर्म को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना। तो वो मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सेगमेंट पर है ना, ये वाला जो हमारा वायर है, इस पर हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। और वो फोर्स मैंने कैसे निकाला, एफ वेक्टर बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके। तो आई वेक्टर, आई इंटू एल वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर इधर रहा। तो इन दोनों का अगर क्रॉस करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, है ना। तो बेसिकली जो फोर्स है वो इसे नीचे दबाना चाह रहा है। और इसी तरीके से जो दूसरा वायर है ना, ये वाला जो वायर है, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस लूप की टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जब शुरुआत में है ना, जब हमें शुरुआत करनी है यहाँ पर इसे घुमाने की, तो उस समय तो ओमेगा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो से शुरू हो रहा है। तो उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा वो तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि ओमेगा पे डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में ओमेगा जीरो रहता है ना, और उसके बाद बढ़ना चालू होता है। तो ओमेगा जब जीरो है तो बैक ईएमएफ भी उस समय कितना होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए शुरुआत में जो स्टार्टर करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ईएमएफ जो कैपिटल ई है उसको अपोज करने के लिए बैक ईएमएफ जो है शुरुआत में नेग्लिजिबल होता है। अगली चीज बच्चों ये समझिए कि मान लीजिए मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ना, ए बी और इधर सी और इधर डी। तो जैसे ये मान लीजिए कि 90 डिग्री से घूमा है ना, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये मान लीजिए 90 डिग्री से घूमा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ए बी जो है अब कहां पर होगा, यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, बी के ऊपर सी और ये हो जाएगा डी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ये इस ओरिएंटेशन में आएगा तो इस समय ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है ना वो ब्रशेस को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो है सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी भी ये रोटेट तो करेगा ही, बिकॉज ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, है ना। रोटेट करते करते ही ये इस ओरिएंटेशन में पहुंचा है। तो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ब्रेक जरूर हो रहा है, पर उसके अगले ही इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, अगले इंस्टेंट पर वापस से सर्किट जो है वो बिल्ड हो जाएगी। तो बच्चों जैसे ही सर्किट बिल्ड होगी तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि जस्ट अब जो है कार्बन ब्रशेस को ये टच करना चालू कर दिया है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। जैसे बैटरी तो यही है, तो करंट की डायरेक्शन वो तो ऐसी ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब कि पहले ए बी, है ना, ए बी में करंट फ्लो कर रहा था ए से बी के अलॉन्ग, और पहले सी डी में फ्लो कर रहा था करंट सी से डी के अलॉन्ग। लेकिन अब जैसे ही 90 डिग्री से इस तरीके से घूमेगा तो अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी सी डी वाले में डी से सी की तरफ, और ए बी में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बी से ए की तरफ। क्लियर है ये बात। तो अब क्या होगा, जिस तरीके का फोर्स, बच्चों ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जिस तरीके का फोर्स पहले किस पे लग रहा था, जिस तरीके का फोर्स पहले लग रहा था ए बी पर, है ना, ए बी वाले सेगमेंट पर किस तरीके का फोर्स लग रहा था, वो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वैसा ही फोर्स अब किस पे लगने लगेगा, सी डी पर लगने लगेगा, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सी डी है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, और लगातार ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमता ही रहेगा। तो बच्चों यहां पर आपको रोल समझ में आ रहा होगा इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स का, है ना। कम्यूटेटर सेगमेंट्स का रोल क्या है कि जैसे पहले ए बी जो है ना, वो लेफ्ट वाले टर्मिनल से, या फिर आप कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। लेकिन जैसे ही ए बी जो है फ्लिप करके टुवर्ड्स राइट आ गया, मैं इस बाइसेक्टर के राइट में कह रहा हूं, तो जैसे ही इसके राइट में आ गया तो अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन तुरंत क्या हो गई, पलट गई। क्योंकि अब जो ए बी वायर है ना, वो जो है अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं बल्कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लगातार क्या होता जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से बनती जा रही है इन वायर आर्म्स पर, सच दैट कि ये एक पर्टिकुलर सेंस में लगातार क्या करे, घूमता ही जाए, घूमता ही जाए, घूमता ही जाए। तो बच्चों यही सारी बातें यहाँ पर लिखी है, जैसे अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमारे को गिवन है। अब जो पहला डायग्राम था, है ना, जिसका नाम ए था, उसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है।
द रेक्टेंगुलर वायर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. द फोर्सेस ऑन द वायर्स क्लोजेस्ट टू द मैग्नेटिक पोल्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज डिटरमिन्ड बाय द राइट हैंड रूल 1, है ना. हम लोगों ने राइट हैंड रूल से ही तो निकाला था कि ए बी पर फोर्स नीचे लग रहा है और सी डी पर इस समय फोर्स ऊपर लग रहा है ना. Therefore the loop has a net torque and rotates to the position shown in B, है ना. ये जो B डायग्राम है इसमें इस ओरिएंटेशन में ये आ गया. अब B ओरिएंटेशन की बात करते हैं. The brushes now touch the commutator segments, है ना. The brushes now touch the commutator segments so that no current flows through the loop. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है कि करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है, पर ये बहुत एक इंस्टेंट की बात हो रही है ना. तो इस समय कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, बट द लूप कंटिन्यूज, है ना. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंटिन्यू कर रहा है टू स्पिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, ना. बट द लूप कंटिन्यूज टू स्पिन फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू इट इन पार्ट ए. बाय द टाइम द लूप फ्लिप्स ओवर, करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स अगेन, है ना. करंट अभी भी फ्लो करेगा इसके बाद, लेकिन क्या होगा, अब डायरेक्शन पलट जाएगी. जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले जो है ए बी में करंट फ्लो कर रहा था ए से बी के अलोंग, अब ए बी में करने लगेगा बी से ए के अलोंग, है ना. And the process repeats. This causes continual rotation of the loop. तो देखिए बच्चों, यही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक काम क्या होता है, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी के भी कौन से रूप में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. एज द कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, द फ्लक्स लिंक्ड विद द रोटेटिंग कॉइल विल चेंज, है ना. फ्लक्स जो है वो लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. एंड हेंस एन ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ वो डेवलप होगा कॉइल में. द बैक ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल ओमेगा, है ना. किस रेट से ये घूम रहा है उसी रेट से तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना. और इसका काम पर्पस क्या होगा इसका, ये लगातार जो है जो बैटरी का रोल है उसको अपोज करेगा, क्योंकि बैटरी की वजह से ही जो है करंट डेवलप हो रहा है और वो रोटेट करवा रहा है. तो ये जो बैक ईएमएफ है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो लूप है वो रोटेट कर रहा है. तो वही यहाँ लिखा है कि इस वजह से जो है ना, इस वजह से जो है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. और टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई माइनस स्मॉल ई. माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रहे हैं. और हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो बैक ईएमएफ वो किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पर. ठीक है. अब देखिए बच्चों कि जब मोटर को हम लोग जस्ट टर्न ऑन करते हैं ना, तो उस समय जो है कॉइल रुका रहता है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है. तो जैसा मैंने बताया था कि उस समय कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप करंट होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है. The startup current can be quite large because it is limited only by the resistance of the coil, है ना. उस समय स्मॉल ई जो है वो जीरो है, तो करंट जो है वो कैपिटल ई अपॉन आर हो सकता है. ठीक है. तो इस करंट को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पर है, कैपिटल आर, है ना. एज द रोटेशन रेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे रोटेशन रेट बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से करंट जो है वो क्या होने लगेगा, फिर कम होने लगेगा. If there is no load attached to the motor, the angular speed increases until the input energy just balances the frictional and resistive losses. देखिए हम लोग डायग्राम के हिसाब से सब कुछ आइडियल दिखा देते हैं, लेकिन ये जो मोटर है ये तो वास्तविक जगहों पर यूज होता है. तो उन सब जगहों पर फ्रिक्शनल लॉस भी होगा, रेजिस्टिव लॉस भी होगा. और फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव लॉसेस जो है ना, ये क्या होते हैं, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा होगा. तो इसीलिए एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जब स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, जिस समय क्या होता है कि फ्रिक्शनल लॉसेज और रेजिस्टिव लॉसेज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो उस मोमेंट पर क्या होता है कि जिस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है ना, जिस रेट से यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो रही है उसी रेट से क्या हो रहा है, एनर्जी भी सिस्टम से गायब हो रही है. ठीक है. और इस वजह से बच्चों उसके बाद एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होती है, बढ़ती नहीं है. तो वही लिखा है, इफ देयर इज नो लोड अटैच्ड टू द मोटर द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस until the input energy just balances the frictional and resistive losses. At this stage, as back EMF is maximum, current is quite small, है ना. उस समय क्या होता है कि जब maximum ओमेगा होता है तो back EMF भी क्या होता है, maximum होता है, जिसकी वजह से current जो है वो कम होता है.
तो बच्चों अब बात करते हैं जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है ना, जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा तब क्या होगा, तब ऑब्वियस है कि एंगुलर स्पीड जो है वो कम होगी, है ना। अब उसको और भी चीज़ों को घुमाना है तो एंगुलर स्पीड जो है वो थोड़ी कम तो होगी, और ओमेगा के कम होने से बैक ईएमएफ भी कम होगा, और बैक ईएमएफ के कम होने से, है ना, आई हम लोग देख पा रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। The additional power supplied by the external source of EMF is converted into mechanical power of the motor, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब चूंकि, है ना, अब चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना, बिकॉज बैक ईएमएफ जो है वो कम हो जा रहा है, तो अब एक्स्ट्रा पावर इसे मिल रहा है ना, सोर्स से। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसे मिली वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है एज मैकेनिकल पावर ऑफ द मोटर में। If the load is too large, the back EMF is reduced still further, है ना। लोड अगर बहुत हैवी होगा तो ओमेगा और कम होगा, तो बैक EMF जो है वो और कम होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मोटर के जलने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि करंट बहुत ज़्यादा हुआ तो सडनली क्या होगा, सडनली जो है बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट जो है वो क्या हो सकता है, बर्न आउट हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों कभी कभी मोटर जो है वो जल जाता है जब हम लोग बहुत हेवी लोड लगा देते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे को मोटर वगैरह का खासा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अगर आप बहुत हेवी अगर लोड लगा देंगे तो ऑब्वियस है कि बैक ईएमएफ के कम हो जाने से क्या होगा, वो जल सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की। हम लोगों ने ये देखा कि इनपुट पावर कितना था, आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनपुट पावर होता है E इंटू आई, है ना। तो इनपुट पावर हो गया E इंटू आई, यहाँ पर E क्या है, EMF ऑफ द बैटरी। अब हमने देखा कि हीट लॉस कितने का होगा, आई स्क्वायर आर का, ये भी हमें पता है। तो मैकेनिकल पावर आउटपुट, है ना, इफेक्टिवली देखा जाए तो आउट ऑफ ई आई स्क्वायर आर तो गायब हो गया, तो जो बच गया वही तो मैकेनिकल पावर आउटपुट हुआ, तो वो कितना हो जाएगा, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर सर्किट बनी है ना, जो ऊपर सर्किट बनी है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E माइनस स्मॉल ई अपॉन आर इज इक्वल टू आई। हमने यहाँ पर देखा ही था अभी अभी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा E माइनस स्मॉल ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, और दोनों को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब कैपिटल ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू आई, और यही क्या बन गया, मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी होता है कि कितना आउटपुट है, दैट इज स्मॉल ई इंटू आई, डिवाइडेड बाय कितना इनपुट था, मतलब कैपिटल ई इंटू आई, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई इंटू 100। यही हो गया एफिशिएंसी इन परसेंटेज। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो डीसी मोटर है वो भी खत्म हो गया, और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो भी समाप्त हो गया। आई होप बच्चों कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।